अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान। आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिस तरह से इतना इम्पॉर्टेंट ख़ास दिन है, तो आज का हमारा जो शो है वो भी बहुत ही ख़ास है। इसकी वजह यह है कि हमारे जो रियल पाकिस्तानी की जो शख्सियत है वो हम सब भी बड़े इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वो बड़ी मशहूर पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स में आने से पहले वो जो हैं अपनी एक्टिंग भी कर चुकी हैं। और जब उन्होंने कैरियर का आगाज़ किया एज बिंग अ पॉलिटिशियन, बहुत ही अहम ओहदों पे रही। जिस तरह से वो सीएम के एडवाइज़र भी रही, काफ़ी ख़ास मिनिस्ट्रीज़ में भी उन्होंने भरपूर काम किया। और ख़वातीन की जब मैं बात करूँ तो विमेन एम्पावरमेंट पे इन्होंने बहुत काम किया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी शर्मिला फारूकी साहबा आज हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे रियल पाकिस्तानी वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी रही आपकी वैसी जो अभी सेलिब्रेशन है, मिलना मिलाना? और हम कहेंगे वी आर ब्लेस्ड कि आज आपसे मुलाकात, ईद वाले दिन आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच जी। ईद पे ज़ाहिरी बात है मिलना मिलाना होता है रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाबों से। तो ईद हमारे यहाँ ज़ाहिरी बात है कि वैसी ईद अब नहीं होती जैसे बचपन में होती थी कि सब क्लोज रिश्तेदार होते थे। अब थोड़ी ईद कमर्शियल हो गई है। अब लोग ज़रा सुस्त भी हो गए हैं, घर पे रहना पसंद करते हैं। पहले ये होता था कि एक बड़े के घर में सब इकट्ठे होते थे, लंच होता था, डिनर्स होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो कम हो गया है। अच्छा शर्मिला साहब, जिस तरह से हमने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप माशाल्लाह नो डाउट पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्ती पॉलिटिशियन है, लेकिन आपने अपने कैरियर का आगाज़ एक्टिंग से किया था और फिर आप जब पॉलिटिक्स में भी आई इतनी कामयाब रही हैं। और हम ये देखते हैं कि इस सारी पॉलिटिक्स में आपकी ख़वातीन के हवाले से हमेशा बड़ी फोकस रही, उनके राइट्स के हवाले से। इसकी क्या वजह रही है? अच्छा, एक्टिंग मैंने करियर का आगाज़ नहीं किया था। मैं स्कूल में थी और मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक़ था, तो वो एक शौक़ में एक ड्रामा कर लिया एंड दैट वाज इट। बड़ा हिट गया था ऐसे? पहली प्राइवेट प्रोडक्शन थी पाकिस्तान में। और उसके बाद फिर एक तवील अरसा मैं फिर मेरा स्कूल था, मैंने ओ लेवल्स किया, फिर मैं कॉलेज में गई। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं सियासत में आ गई। और सियासत में मैं जब आई तो मुझे लगा कि दिस इज़ माई कॉलिंग। सियासत में आप बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों की दाद रसाई कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई उसे खिदमत समझ के करें तो पॉलिटिक्स एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां आप एक आम आदमी की, अपने हम वतनों की बहुत खिदमत कर सकते हैं। तो मैं जब सियासत के अंदर आई तो मैं अगेन आई वाज़ वेरी वेरी यंग, लेकिन एज अ फ़ीमेल पॉलिटिशियन मैंने ये देखा कि ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, लीगल मसाइल हैं, प्रोफेशनल मसाइल हैं। तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया बिकॉज आई कुड रिलेट टू दैट एज अ वुमेन। सो वो मेरा हमेशा से एक फ़ोटे रहा और लेजिस्लेशन मेरा एक फ़ोटे रहा। मैंने लेजिस्लेशन में बहुत काम किया। सिंध चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2013 वो मेरी लेजिस्लेशन थी और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ वो वाहिद सिंध असम्बली ही है जिसमें ये कानून पास हुआ है जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के एग्जाम्पलरी लेजिस्लेशन मैं इस वजह से कर सकी क्योंकि मेरे पीछे मेरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें ये फ्रीडम दी और हमें ये इख्तियार दिया कि हम ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर काम करें। हमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो आई थिंक आई फील वेरी ब्लेस्ड। फैमिली की भी सपोर्ट तो काफ़ी रही? ऑफ कोर्स मेरे वालिद की बहुत सपोर्ट मुझे रही और पापा हमेशा किसी भी मेरी चॉइस को रद्द नहीं करते थे। अगर मैं कोई चीज़ कहती थी कि मुझे ये करना है तो वो हमेशा कहते थे कि बिल्कुल ट्राई करो, ट्राई इट, लेट्स सी कैसा जाता है। सियासत में भी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जितनी भी एडवाइस दी, और एक होता है ना घर से सपोर्ट, हर चीज़ में सही करूं गलत करूं, इंसान गलती करता है लेकिन हमेशा कभी मुझे उस पर रेप्रिमांड नहीं किया गया। हमेशा मुझे कहा गया कि आप गलतियों से सीखते हैं और वही मैंने किया। अच्छा, एक दफ़ा यहाँ तक कि इंटरव्यू में आपने ये भी अपने जिससे अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया था कि अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होती तो यकीनन मैं किसी NGO को यानी इतनी आप कनेक्ट हैं अपने काम को, वेलफेयर के काम को, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हो या ह्यूमैनिटी के हवाले से हो, तो आपने ये भी सोचा हुआ था चले मैं पॉलिटिशियन नहीं होती तो मैं ये NGO मीन्स कि आप कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए? आई थिंक गर्ल चाइल्ड के हवाले से मेरा बहुत फोकस हमेशा रहा है और इसी वजह से मैं सिंध चाइल्ड मैरिजेस एक्ट लेकर आई थी जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करना जो है वो गैर कानूनी होगा।
तो मैं हमेशा से कोशिश ये करती थी कि ख़वातीन के जो घरेलू मसाइल हैं एज़ फार एज़ डोमेस्टिक वायलेंस, उसके ऊपर काम किया जाए। फिर स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से मैंने बहुत फोकस किया। सिंध के अंदर इस वक्त कराची में जो ऑटिज़म सेंटर है वो मेरा ही प्रोजेक्ट है और वो मैंने बनाया है। और ऑफ कोर्स सिंध गवर्नमेंट के उसमें फंड्स हैं सारे। और आई वुड लाइक टू थैंक माय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब, जिन्होंने मुझे वो प्रोजेक्ट दिया। फिर मुराद अली शाह साहब जब वो आए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाया और आज वो पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा ऑटिज़म सेंटर और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे ये लगता था कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम कर रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बना और मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने एक ADHD सेंटर, डिलेक्सिक बच्चों के लिए एक सेंटर बनाया, उस पर काम किया। फिर मैंने एक बर्न सर्वाइवर्स के लिए लियारी के अंदर एक सेंटर बनाया, वो जी वो काम कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा इसी किस्म की चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस है। वो चीज़ें मैं समझती हूँ कि शायद पब्लिक सेक्टर कभी कभार उसे इग्नोर कर देता है और या उस पर इतना फोकस नहीं करता। कल्चर की जब मैं मिनिस्टर रही तो उस हवाले से मैंने बहुत काम किया। मैंने तमाम जो शायर थे जिनको शायद इसके ऊपर कभी ट्रिब्यूट नहीं होता था, अहमद फराज साहब, बहुत सारे ऐसे शायर हैं, आज की नई जनरेशन में उनकी शायरी को पहुंचाना, उनकी ज़िंदगी की वो एक तवील जो उनकी जदोजहद है उनको पहुंचाना, उसमें मैंने काम किया। मोइंजोदारो कॉन्फ्रेंस उसके हवाले से जी। सो ये सारी चीज़ें मैंने शुरू करी हैं। और मुझे बड़ी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मुझे याद है कि जब, क्योंकि सिंध सूफ़ियों की धरती है, यहाँ से एक सूफ़ियों का पैगाम जाता है, मोहब्बत का पैगाम जाता है, तो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मैंने शुरू करी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौके भी मिले और उन मौक़ों को मैंने भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ फिर ऑफिस से बात है, एक दूसरे को जान चुके होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। फिर एक उस तरह से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक आपने टाइम दिया अपनी पार्टी को। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि माशाल्लाह से आप जो काफ़ी टाइम मीडिया को भी देखती हैं, कभी मीडिया का कोई हो जाए, कोई न्यूज़ की बात हो, यू आर ऑलवेज देयर। ये हमें बड़ी बात पसंद भी होती है कि यू आर वेरी मच कोऑपरेटिव। और यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, मदर भी हैं, घर भी होता है, काम भी, मामलात भी होते हैं, पॉलिटिक्स भी है, तो किस तरह से मैनेज कर लेती हैं सारी चीज़ों? कभी कभार अनमैनेजेबल हो जाता है, कभी कभार मतलब सियासत भी आ जाती है, सियासत में गहमा गहमी होती है। जैसे लॉन्ग मार्च था पिछले साल, तो उसमें था, ज़ाहिर बात है मुझे घर छोड़ के, बच्चा छोड़ के जाना पड़ा 8-9 दिन के लिए। तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ। और ध्यान माँ का उधर ही रहता है, बच्चे की तरफ ही होता है। जी बिल्कुल, कि बच्चा है, घर में है, अब ज़ाहिर बात है मियाँ के साथ है, मेट के साथ है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कभी कभार ये ब्रश ऑफ होता है, ये आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं और दे आर डिफ़िकल्ट चॉइसेस। लोग ये समझते हैं एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, सियासतदान है, देयर इज़ ग्लैमर, देयर इज़ पावर, बट इसके पीछे देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, घर वालों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एज अ वुमेन, एज अ मदर, एज अ वाइफ। यू नो, माई हस्बैंड एक्सपेक्ट्स अ लॉट। ऑफ कोर्स मेरा बच्चा है, ही एक्सपेक्ट्स कि मामा कहाँ हैं। सो अभी भी ये होता है कि मैं बच्चे को स्कूल से पिक करती हूँ, देन आई गो फॉर वर्क। सो मतलब असेंबली का सेशन होता है, तो कभी कभार इट गेट्स टायरिंग। सो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम ख़वातीन को बड़ी बाहिम्मत बनाया। अब ये लगता है ना, पॉलिटिशियन है, लोगों को लगता है भाई आम इंसान तो है ही नहीं, पावर की बात की, सारी चीज़ों की बात की, उसी तरह से नॉर्मल ईद की भी शॉपिंग होती है, बच्चे की भी इसी तरह से शॉपिंग होती है। ये क्या सिलसिला होता है तैयारियों में? कोई ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं है मेरी। सो मुझे भी अच्छा लगता है डॉर्मन मॉल जाना, शॉपिंग करना, बच्चे की शॉपिंग करना। आई लव शॉपिंग फॉर माई बेबी। हालांकि चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं लड़कों की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ और मज़ा आता है बच्चे को ड्रेसअप करने में। बच्चे की बात की तो फिर घर पे बनाने का होता है कि ईद पे कुछ स्पेशली जो है अपने बच्चे के लिए बनाना, कोई फरमाइश होती है? कोई फरमाइश नहीं। उसको अगर मैं पूरा दिन खाना ना भी दूँ तो वो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, उसको छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खाने का शौक़ ही नहीं होता है, घूमने का, खेलने का शौक़ होता है। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स बच्चे की मैं निगहदाश्त पे ख़ास तौर पे फोकस रखती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोइंग बच्चे जो होते हैं उनकी निगहदाश्त में माओं को ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, इस पर यह है कि बच्चे को भी डिपेंड करता है ना। जो मैंने लड़के देखे हैं बच्चे, क्योंकि आई एम ऑल्सो मदर, तो आई नो बच्चा बड़ा जिद करता है। बच्चे जिद करते हैं, खाना भी नहीं खाना होता, ये नहीं खाना होता, वो नहीं खाना होता, उनको खाना होता है जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज़ खाने होते हैं, ये खाने होती हैं। और एज अ मदर मैं कहती हूँ कि नहीं, यू नो, अच्छी हेल्दी फूड खाएँ। तो ये एक टसल चलती है। जो मियाँ जी हैं हस्बैंड आपके, वो कोई फरमाइश होती है कि भाई बेगम है आप ईद वाले दिन तो अब मेरे हस्बैंड की फरमाइशें बढ़ती चली जा रही हैं और उनकी फरमाइशें कम नहीं होती। वो खाने के बहुत शौकीन हैं। ही इज़ अ पंजाबी लाहौरी
तो उनको बहुत शौक़ है। तो ईद पे तो वो आलू गोश्त, पुलाव, शीर खोरमा वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें आप भी शौक़ रखती हैं खाने में? मुझे खाने का बहुत शौक़ है, और मेरे हस्बैंड की और मेरी एक जो चीज़ जहाँ क्लिक करती है वो ये खाने के ऊपर बड़ी क्लिक करती है। हम खाने के बड़े शौकीन। अब ये बताएं कि आप खुद भी माशाल्लाह मदर हैं, और हम ये भी देखते हैं कि आपकी बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी मॉम भी हैं। ईदी देती हैं या ले लेती हैं? अब मैं ईदी लेती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि अब वो ईदी लेने की उम्र नहीं रही, लेकिन ये है कि अम्मी दे देती हैं। अब्बा तो खैर जब थे हयात तो वो तो मतलब उनसे कोई चीज़ मांगनी पड़ती नहीं थी, तो जो उनको लगता था कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दे देते थे। लेकिन अगेन वो वक्त बड़ा कमाल होता है जब आप माँ बाप के घर में होते हैं, यू विथ योर पेरेंट्स, शादी नहीं होती, बच्चे होते हैं और केयर फ्री होते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताएं, आप एक होता है ना, पॉलिटिशियन सभी होते हैं, लेकिन आई फील लाइक एवरीवन नोज यू आर अ स्टार एक्चुअली। जब आप बाहर जाती होंगी, जब लोग आपको ऑब्वियसली बात है शॉपिंग के लिए रेस्टोरेंट तो हो जाते होंगे ना, आपके सामने आ जाते, ओहो शर्मिला फारूकी इधर, चले आ जाए, तो इस तरह से रहता है लोगों का प्यार मोहब्बत और इस तरह से? हाँ, लोग बहुत प्यार करते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ, कोई शादी हुआ, कोई इवेंट हुआ, या किसी शॉपिंग पे गई हूँ या किसी मॉल में हूँ, इवन अब्रॉड बाहर भी, तो लोग पहचानते आते हैं सेल्फी लेने के लिए, कहते हैं कि वी रियली लाइक यू, या आप बड़ा अच्छा काम करती हैं, एंड यू वेरी ब्रेव, जिस तरह आपने कहा, तो अच्छा लगता है ज़िंदगी में शायद कोई अच्छा काम किया ही होगा। क्योंकि यही बात है कि आप हम बीइंग अ रियल पाकिस्तानी, इसके अलावा हमारी पहचान है ना, आप जहाँ जाती हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग अपने नाम से नहीं अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि मेरी पहचान पाकिस्तान है, और मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिले भी तो मैं कभी अपने मुल्क को छोड़ के ना जाऊँ। और मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं हमेशा, लोग मुझसे जब सवाल करते थे कि जी आपकी शादी आप किससे करेंगी और क्या करेंगी, आप अमेरिका जाएंगी, मैं कहती थी नहीं, शादी करूँगी तो पाकिस्तानी से करूँगी और पाकिस्तान में रहूँगी। और जब मेरा व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, मेरा बच्चा भी पैदा होने वाला था, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा नहीं आप अमेरिका जाके डिलीवरी कराएं, अमेरिकन पासपोर्ट हो जाएगा, आप यूके चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं। मैंने कहा नहीं। और जबकि देखिए अल्लाह ताला ने आपको, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, इज्जत, हर चीज़ आपको दी हुई होती है, इंसान के प्लेट पे हो, वो कहते नहीं, नो दिस इज़ आवर लेगेसी, पाकिस्तान इज़ आवर लेगेसी। मेरे दादा जब माइग्रेट करके आए इंडिया से, अमृतसर से, पटियाला से, तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ छोड़ दिया। उनकी बहन वहाँ शहीद हो गई, वहीं मस्जिद में उनको छोड़ आए, भागे वहाँ से जब पार्टीशन हुआ, वहाँ पर कैंप्स में रहे, फिर पाकिस्तान आए, यहाँ सखर में आके मकीम हुए, वहाँ अपना घर दोबारा बनाया, वहाँ से इलेक्शन लड़ा। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बड़ों ने, तो उस कुर्बानियों के नतीजे में आज हमें पाकिस्तान मिला है। तो हम इसको, दिस इज़ आवर ट्रेजर, दिस इज़ आवर एसेट। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, जिस तरह हम अपने एटमी असासों को संभाल के रखते हैं ना, हमारा मुल्क भी हमें इसी तरह संभाल के रखना है, और ये हमारी पहचान है। मुझे समझ नहीं आता लोग किस तरीके से छोड़ के चले जाते हैं, या ड्यूअल नेशनैलिटी होती है, उनकी अपनी ख्वाहिश होगी, ये वीज़ा लग जाएंगे, आसान हो जाएंगे। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखती हूँ जी पाकिस्तान इज़ द 4th वर्स्ट परफॉर्मिंग पासपोर्ट। आई लव माई पासपोर्ट, आई लव माई ग्रीन पासपोर्ट। इतनी खुशी हो रही है कि ना, हमारे नाजरीन को भी इसी बात पे बल्कि खुश भी होना चाहिए। आपकी पहचान जैसी हो, देखिए आपका फैमिली है ना, फैमिली में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आई एम अ वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तानी। और मैं जब बाहर भी जाती हूँ, कभी को मुझे कहते हैं ओ यू फ्रॉम टर्की और यू फ्रॉम, मैं कहती हूँ नो, आई एम अ पाकिस्तानी, आई यू नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। फिर पूछते अच्छा पाकिस्तान में ये होता है वो होता है। सो पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये इस मुल्क के अंदर जितना लोग चैरिटी में देते हैं, जितना लोग आपकी खदमत करते, इट्स अ रेजिलिएंट नेशन, रेजिलिएंट पीपल। यहाँ आप सैलाब में देखें, यहाँ आप अर्थक्वेक के अंदर देखें, लोग अपने घर खोल देते हैं, लोग अपने तिजोरियाँ खोल देते हैं, लोग अपनी रोटी आदि करके दे देते हैं भूखे को। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ ये पाकिस्तानी का, एक मुसलमान का जज्बा है। आपने बड़ी प्यारी बात की। मुझे ये बताएं कि ये तो मैं समझ गई माशाल्लाह से आपकी कितनी अटैचमेंट है, जिस तरह से आपकी फैमिली के साथ है उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी है। अभी किन चीज़ों पे, किन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं और करना चाहती हैं? क्योंकि वक्त के साथ हमने ये देखा जो करने वाले होते हैं उनका विजन भी बड़ा होता जाता है, और भूख होती है ना इंसान को, और करना है और करना है। मेरी जो 2-3 ख्वाहिशात हैं जिसमें अभी भी काम कर रही हूँ, मैंने एक पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में एक डाउन सिंड्रोम सेंटर बनाना है। ये मेरे सवाल बच्चों की तरफ, मैंने ये देखा जो जिनको डिसेबिलिटी है मेंटली तौर पे, आप ज़्यादा इस तरफ भी? मुझे जब मैं देखती हूँ ना इन बच्चों को, तो मुझे लगता है कि इनके माँ बाप
के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे बच्चों को संभालना, और वो वसाइल नहीं है पाकिस्तान में, इतने वसाइल नहीं होते किसी भी एक एवरेज घर के अंदर जहाँ पर एक बच्चा फिज़िकली चैलेंज्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है। उसके लिए यहाँ प्राइवेट सेक्टर की तो इदारे हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक आम पाकिस्तानी एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, तो उसके लिए गवर्नमेंट को आगे आके काम करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत अच्छे यहाँ पर एक दो डाउन सिंड्रोम के सेंटर्स चल रहे हैं, लेकिन अगेन पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, अभी भी कम है ये, और गवर्नमेंट सेक्टर पे तो ज़रूर होना चाहिए। दूसरा जो मैं काम कर रही हूँ वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं कर रही हूँ कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, और ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चियों के लिए। ख़वातीन की हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही है, बच्चों की तालीम अफेक्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज, अब देखें क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। अब हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फायर्स हुए, दुनिया भर में। हाँ, ये मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं हमारी। अगर एक घराना है जिसके सैलाब के अंदर घर तबाह हो गया, फसलें तबाह हो गई, बच्चों का स्कूल तबाह हो गया, उस फैमिली की मेंटल हेल्थ की क्या सिचुएशन होगी। एक औरत की जो उस घर को चलाती थी, उसके पास खाने को नहीं है, छत नहीं है, उसकी हेल्थ सफ़र हो रही है, उसके बच्चों के पास स्कूल नहीं है, किस तरीके से उसकी मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अब हमने बात करना शुरू करी है। वरना आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो कहते हैं अच्छा आप क्या बात कर रहे हैं, को पागल है क्या यहाँ पर कोई। ये इट्स नॉट अबाउट दैट। हाउ मेंटल हेल्थ के कोविड आया था, हम सब घरों में बंद थे, तो हर कोई जितना सेहतमंद बंदा भी था वो किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ को उसने अफेक्ट किया। इस कोविड ने हमें खौफ था, लोगों के प्यारे चले गए कोविड से, हम घर में महसूर हो गए, अगेन तालीमी इदारे बंद हो गए जी। सो मैं कि किस तरीके से ये मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज अब मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है और हम क्या कर सकते हैं इसको टाइमली इसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ। सो इंशाल्लाह ताला, और मैं सजेशंस बना रही हूँ, रिकमेंडेशंस बना रही हूँ फॉर प्रोवेंशन। नहीं, आई एम रिसर्चिंग माई सेल्फ। मैंने PhD भी करी है इन जेंडर जस्टिस, ख़वातीन के इशूज़ के हवाले से। अब मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ और मैं रिकमेंडेशंस दूंगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को कि किस तरीके से हमें इस पे काम करना चाहिए और इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम करना चाहिए, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ हियर टू स्टे। अब क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में आ गया, इट्स अ ग्लोबल इशू। और पाकिस्तान में पहली आखिरी दफ़ा नहीं कि जो सैलाब आया है, खुदा न खासा अगले साल फिर कुछ और होगा, शायद आग लगे, चाहे कुछ और। जिस तरह दुनिया में आपने देखा फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फॉरेस्ट, ऑल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये माहौलियाती तब्दीली के मनफी नताइज हैं, असरात हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। तो अब दुनिया को उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें प्रोएक्टिव होके इनकी जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो मनफी इसके जो असरात हैं, उसके ऊपर हमें प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा ताकि हम लोगों के घर बचा सकें, लोगों की जहनी सेहत के ऊपर काम कर सकें, बच्चों के स्कूल के। हमें अब क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बनाने पड़ेंगे, वरना हम घर बनाते जाएंगे, हर साल सैलाब आएगा, वो बह के ले जाएगा उसे, तो हम किस तरह बनाएंगे। क्योंकि डोनर फटीग हो गई दुनिया में। अब पैसा नहीं है देने के लिए लोगों को कि जी आप बार बार सैलाब आ रहा है तो आप पैसे दे रहे हैं। दुनिया में फटीग है, ग्लोबल रिसेशन में हम चले गए हैं। पाकिस्तान में आप देखें कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कितने हैं, इन्फ्लेशन का रेट आप देखें, लोगों के पास अब वो वसाइल नहीं है। पाकिस्तानी रुपी कितना डी वैल्यू हो गया, ये देखें, ये हर चीज़ अफेक्ट कर रही है आपकी जहनी सेहत। जिस तरह से हम बात नाउमीदी की बात करते हैं, मैं जिस तरह से डेवलप्ड कंट्री की देख लें, 100 साल से ज़्यादा अरसा तो इन लोगों को खड़े होने में लगा, तो मैं कहती पाकिस्तान को अभी 100 साल नहीं हुए, पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लें अच्छा पाकिस्तान देखेंगी। और आपसे जो गुफ्तगू की, मुझे यकीन है कि एक नो डाउट आप बाहिम्मत खातून है, लेकिन जिस काम जो आपका विजन है वक्त के साथ साथ जो है आप इसको ब्रॉडर उसमें लेके जा रही हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और मैंने अभी आपसे टीम का पूछा, आपने कहा नहीं मैं खुद अपनी रिसर्च कर रही हूँ। एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी, अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क के लोगों के खातिर, तो हमें करना चाहिए। ये जो ब्रेन ड्रेन होता है ना, मुझे अक्सर लोग कहते हैं हालात इतने ख़राब हो गए, हम तो जी बेच बाच के बाहर जा रहे हैं, ये दिस इज़ बीइंग वेरी सेल्फिश। आप अपने लिए जा रहे हैं बाहर। बिल्कुल ऐसा ही है। इफ़ यू कैन इस मुश्किल हालात में साथ देना, और ख़ास तौर पे अपने वतन का, अपने मुल्क का, ये कुर्बानी होती है। आपकी सारी बातों में अगर जो देखने वाले समझ सके ना, वो वाकई समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सारी बातों में आपकी मोहब्बत होती है, एक पैगाम भी था। यस, देखिए मुश्किल, अच्छे वक्त में तो हर कोई
आपका भी साथ देता है। अच्छे वक्त में तो हम कहते हैं चलो यार अच्छा पाकिस्तान में बड़ा अच्छा वक्त है, आ जाओ। मुश्किल वक्त में ये वक्त है जब प्रोफेशनल्स को, जब तमाम उन लोगों को जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो पाकिस्तान में रहें। नाउ इज़ द टाइम। इस वक्त वतन आपसे कुर्बानी मांग रहा है। मैं चाहूँगी क्योंकि अब इतना इम्पोर्टेंट दिन है और आप हमारे साथ थी और हम आपके साथ थे, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपको जो है सुनना भी चाहते हैं? और क्योंकि नो डाउट मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी है, यकीन माने मेरे दिल को तो बहुत इट टच माई हार्ट कि अगर ये सोच है एक पॉलिटिशियन की, तो मैं समझती हूँ हमें तनकीद से निकल के जो अच्छे काम करें उसकी तरफ भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो हमारे देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम दें? मेरा एक ही पैगाम होगा मोना, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि ये मुल्क आपकी पहचान है और इस मुल्क के लिए कुछ कर गुज़रें। हम में हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है, हम डेफिनेटली पॉजिटिवली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मुल्क की खातिर। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं यार पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान में क्या रखा है चलो। ख़ास तौर पे आजकल की जो यंग जनरेशन है, नहीं, यहाँ पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है, क्योंकि देखें मेरे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी मुझे उसका अंदाज़ा है। हालांकि मैंने नहीं देखा वो मंज़र, लेकिन मेरे वालिद साहब बताते थे कि इस तरह हम छोड़ के आए। सो वो जज्बा मोहब्बत का आज भी मेरे अंदर है। मैं अपने बच्चे को भी वही बताती हूँ, यू नो। सबसे पहले मैंने उसे पाकिस्तान का नगमा सिखाया। अब वो कहीं भी पाकिस्तान का फ्लैग देखे वो बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, वो यही कहता है, वो पाकिस्तान फ्लैग नहीं कहता, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है जब भी वो झंडा देखता है। सो हमें एज पेरेंट्स वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन कि पाकिस्तान ही आपकी पहचान है। बहुत आसान है मुल्क छोड़ के चले जाना, बाहर बड़ी अच्छी नौकरियाँ मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर यू आर नॉट फर्स्ट हैंड सिटीज़न। वो इज़्ज़त जो पहचान आपको पाकिस्तान देता है वो कोई और मुल्क नहीं दे सकता। सो लव पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारी रियल पाकिस्तानी शर्मिला फारूकी साहब से आपने गुफ्तगू सुनी और इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं, यकीन माने मुझे तो मेरी ईद जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, क्योंकि ये मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए ये मुल्क है तो हम हैं, सारी ईदी बना लेंगे, सारी सेलिब्रेशन हो जाएंगी। और इस ईद में उन लोगों का प्लीज़ ख्याल रखें जो इस काबिल नहीं है, उनकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो उस तरह से इतनी एहतमाम के साथ ईद बनाएं, उनका प्लीज़ बहुत ख्याल रखें और अपना भी बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।